ख़ास टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। ख़ास टॉपिक मैं इसलिए कह रही हूँ कि आजकल ख़वातीन ही नहीं बल्कि मर्द हजरात को भी अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रहता है कि उनकी स्किन डैमेज ना हो, और इसी वजह से हम लोग ख़वातीन की अगर बात करें तो मेकअप का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सी ट्रीटमेंट्स जो हैं वो हम लेना शुरू हो गए हैं। वो ट्रीटमेंट्स कितनी मौसर है हमारी स्किन के लिए या उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। और हमें इस हवाले से बात करने के लिए ज्वाइन किया है हमारे स्टूडियोज़ में प्रोफेसर डॉक्टर अजीम जहांगीर, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। अच्छा, जैसे कि अभी मैंने बात किया कि मेकअप का तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन बहुत से इंजेक्शंस, स्पेशली मोटापा जो है वो किसी को भी नहीं पसंद है, और ख़वातीन तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती हैं। फेस का फैट भी मैंने देखा है बल्कि और पढ़ा भी है, ख़त्म करने के लिए हम फैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शंस का इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। तो मुझे बताएगा ये एक्चुअली क्या है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? इसको एक दवाई है जी, इसका नाम है डिऑक्सीकोलिक एसिड। ये एफडीए की, अमेरिका की अप्रूव्ड दवाई होती है, और इसको आप जब जहाँ पे इंजेक्ट करते हैं वहाँ पे आपके जो फैट सेल्स हैं, ये वो सेल्स जो कि आपके फैट बनाते हैं, जो चर्बी वाले सेल्स हैं, वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाते हैं। और वो डिज़ोल्व होकर बॉडी उनको ऐसे ही अब्जॉर्ब कर लेती है ब्लड में जैसे कि, और फिर उसके बाद वो लिवर में जाते हैं, लिवर से वो जिस तरह आम आपका कोई खाने वाला फैट अब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में, उस तरह ही हो जाता है। यानी इसका कोई नुकसान नहीं है? इसका कोई नुकसान नहीं है। और ये तकरीबन कोई एक दफ़ा जब आप करते हैं तो थोड़ा फैट कम हो जाता है, ख़ास तौर पे जो डबल चिन के लोग हैं, और अगर हम चाहते हैं कि कोई उनकी सर्जरी ना हो या सर्जरी से घबराते हैं, हालांकि सर्जरी भी जो है इसमें बहुत ही मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी होती है, यानी सिर्फ लोकल सुन करके वहाँ पे एनेस्थीसिया दे के बेहोश करने की ज़रूरत नहीं होती, कोई दर्द नहीं होती। लेकिन अगर कोई सर्जरी से घबराए, उसको माइक्रो लाइपोसक्शन बोलते हैं कि छोटा सा सुराख करके हम फैट को सक कर लेते हैं, और उसके बाद जिल्द जो है वो ढीली नहीं होती बल्कि वापस जुड़ जाती है। लेकिन अगर कोई, चूंकि वो है तो सर्जरी, लेकिन बहुत ही ना होने के बराबर सर्जरी, जिसको हम मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी बोलते हैं, यानी कम से कम सर्जरी जो है। लेकिन वो सर्जरी से मेरे ख्याल से वो सर्जरी का नाम सुन के ना सब घबरा जाते हैं, तो इंजेक्शंस उनके लिए ज्यादा इजी लगते हैं क्योंकि हमने इंजेक्ट ही करनी है। इंजेक्ट हमने करना होता है, और वो थोड़े थोड़े वक्फे के बाद इंजेक्ट करते हैं। वो तकरीबन हर महीने के बाद हम इंजेक्ट करते हैं, या उससे कम अरसे में भी इंजेक्ट किया जा सकता है, और वो एक से ज्यादा मरतबा भी इंजेक्ट किया जा सकता है कि अगर जितना फैट की स्किन पे डिपेंड करता है जी, ये भी, और कितना फैट है। अच्छा, अगर कम फैट हो तो एक ही दफ़ा इंजेक्ट करने से वो तकरीबन ख़त्म हो जाता है। अगर ज़्यादा फैट है तो हमें थोड़े थोड़े वक्फे के बाद हम इंजेक्ट करते हैं और उससे फैट ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा जो अगर नॉन सर्जिकली आप सोचें तो फिर उसके लिए कूल स्कल्पटिंग एक डिवाइस है। फैट का एक ये खासा है, एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि अगर आप इसको फ्रीज कर दें और उसके बाद थॉ होने दें और पिघलने दें तो फैट सेल्स जो हैं वो सर्वाइव नहीं करते। अच्छा। तो हम उसको एक डिवाइस को लगा देते हैं जिससे कि फैट जो है, ख़ास तौर पे पेट के लिए बहुत मौजूद है, पेट के लिए, कूलों के लिए, बाजुओं के लिए, कि जहाँ पे ज़्यादा फैट हो और वहाँ पे इंजेक्शन लगाना, हम समझें कि इतना ज़्यादा फैट है कि इतने ज़्यादा इंजेक्शन लगाना कोई मुनासिब नहीं है, या बहुत ज़्यादा दवाई हम इंजेक्ट नहीं हम करना चाहते, तो उसके लिए नॉन सर्जिकल ऑप्शन में से जो कूल स्कल्पटिंग है, या जिसको हम आप लगा देते हैं उसको, डिवाइस को, और वो जहाँ पे डिवाइस लगती है वो सक्शन से जिल्द को अंदर अपने खींच लेती है, थोड़ा सा दर्द कोई नहीं उसमें वो खास होती। अच्छा। और उसके बाद वो फैट को फ्रीज कर देती है। वो तकरीबन 1 घंटा एक जगह पे जो मशीन है वो लगी रहती है, और जब 1 घंटे तक फैट जब फ्रोजन रहता है, जब वो पिघलता है फैट वापस, तो वो वाले सेल्स जो कि, चूँकि फैट में जो फैट के जो सेल्स हैं उसमें फैटी एसिड्स होते हैं जो कि सुइयों की तरह उस फैट सेल्स के दीवार को पंक्चर कर देते हैं। अच्छा। उसमें कोई दर्द कुछ नहीं होती, कुछ पता नहीं चलता पेशेंट को, लेकिन ये पहले आपको लगता है कि बहुत ठंडा, पहले 5 मिनट लगता है बहुत ठंडा सा लग रहा है, उसके बाद कुछ महसूस नहीं होता, क्योंकि वो एक किस्म का वहाँ पे सुन्न हो जाता है। और वो आप आराम से कोई आप बुक पढ़ सकते हैं, कोई अपना फ़ोन के ब्राउज कर सकते हैं, जबकि वो 1 घंटे का जो ट्रीटमेंट हो रहा है। और उसके बाद जो है वो तकरीबन हम 3 महीने तक वहाँ पे दोबारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि देखना होता है कि अगर 3 महीने में फैट डिज़ोल्व होके जिल्द वापस जाके अपनी असल जगह पे जुड़ जाती है। ताकि लोगों का एक क्वेश्चन है कि जी जब फैट तो निकल गया तो जिल्द का क्या बनेगा, जिल्द तो बहुत सारी शायद कहीं लूज ना हो जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लूज नहीं होती, और इसको भी आप रिपीट कर सकते हैं। ठीक। एक दफ़ा जब हम ये कूल स्कल्पटिंग करते हैं तकरीबन 1 इंच जो फैट की लेयर है वो निकल सकती है। ओके, गुड।
और अगर ये, लेकिन ये तमाम जो ट्रीटमेंट्स हैं वो ये हैं कि आपका लोकलाइज्ड फैट डिपॉजिट हो, कि आप हेड टू टो ठीक हैं लेकिन चंद चीज़ें जो हैं वो आपकी बल्ज कर रही हैं। मैं यही पूछना चाह रही थी कि किन लोगों को ये लगवाने चाहिए और उसका प्रोसीजर तो आप बता ही रहे हैं। बहुत से मर्द और ख़वातीन जो हैं जो मोटापे का शिकार तो हैं, लेकिन उनको दूसरी बीमारियां भी लाइक शुगर, डायबिटीज़, ये सब कुछ है, तो क्या उनके लिए ये इंजेक्शंस लगवाना असरअंदाज हो जाएगा या उनके लिए नुकसान नहीं, तो वो उनके लिए नुकसान तो शायद नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले हम जो अच्छा कोई भी डॉक्टर है, इसीलिए मैं बड़ा लोगों को ये बताने की कोशिश करता हूँ कि अच्छे डॉक्टर जो कि पेशेंट को पहले ओवरऑल ज़रूर असेस करें। तो ये करवाने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम पहले पेशेंट को ये चेक करते हैं कि क्या उनको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसमें ये ट्रीटमेंट्स मुनासिब ना हो। तो अगर वो बीमारी है तो पहले उसको ठीक करते हैं। फ़र्क करें, अगर किसी को शुगर है तो शुगर को कंट्रोल करना कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है कि शुगर की दवाइयों को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, शुगर की दवाइयों को बढ़ा सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। जब शुगर किसी की 100% ठीक हो जाती है तो उसके बाद आराम से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इसी तरह कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें कि खून जो होता है वो कम टेम्परेचर पे मुंजमद हो जाता है, जम जाता है। तो हम चाहते हैं उन पेशेंट्स को भी हम पहले असेस कर लें और उनको ना ये ट्रीटमेंट करें, क्योंकि वो जो बहुत ज़्यादा जब कोल्ड जहाँ पे हो जाएगी जगह, तो वहाँ हम नहीं चाहते कि कोई खून का बहाव रुक जाए, कुछ खुदा ना खासा ऐसी बात ना हो जाए। लेकिन अगर ये वाली जो कि बहुत रेयर बीमारियाँ हैं, जो ऐसी बीमारियाँ जिसको क्रायोग्लोबुलिनेमिया बोलते हैं, जिसमें कि आपके खून का जो ही टेम्परेचर कम होता है आपकी बॉडी का, तो खून कहीं कहीं मुंजमद होना शुरू हो जाता है। वो इतनी रेयर बीमारी है कि वो अक्सर नहीं होती लोगों को, लेकिन फिर भी उसकी हम हिस्ट्री ज़रूर लेते हैं। इसी तरह कुछ ऐसी बीमारियां जो कि ठंड में ज़्यादा एग्रीवेट कर जाती हैं। लूपस एक बीमारी है जो कि काफ़ी दफ़ा ठंड में वो इसी तरह सिमिलर मैकेनिज्म में से, तो उन पेशेंट्स को नहीं हम करते, लेकिन वो इतनी रेयर बीमारियां हैं कि 90% पेशेंट्स को उनका पहले पता होता है। सही। तो एज लॉन्ग एज कोई बड़ी मेजर बीमारी ना हो, क्योंकि ये नॉन सर्जिकल ऑप्शन हैं, तो इनको किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी HIFU जो है, इसके बारे में बताएगा कि ये कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट क्या है और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। हाइफू जो हाईली इंटेंस फोकस्ड अल्ट्रासाउंड है। जब आप रूटीन का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं वो फोकस नहीं होता, वो सिर्फ चीज़ों को देखता है, पेट में किसी और जगह पे आप देख सकते हैं चीज़ों को। इसी अल्ट्रासाउंड को अगर बहुत ज़्यादा फोकस कर दिया जाए तो वो इंतहाई ज़्यादा समझ लें ताकतवर हो जाता है, जिससे कि जिल्द के निचली लेयर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, या फैट भी वहाँ से थोड़ा सा डिज़ोल्व हो सकता है। अगर आप उसको अल्ट्रासाउंड को थोड़ा नीचे फैट के ऊपर फोकस करें तो फैट भी डिज़ोल्व हो सकता है। तो हम इसको दो चीज़ों के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक तो स्किन की टाइटनिंग के लिए यूज़ करते हैं, जिन पेशेंट्स का डबल चिन है या कोई थोड़ी सी लैक्सिटी होगी, जिसको हम जावुल बोलते हैं, कि आपकी साइड से जिल्द ढलक गई है, फेस की, चेहरे की, पेट की, बाजुओं की, अगर किसी की जिल्द ढलक गई है तो उसको हम हाईली इंटेंस फोकस्ड अल्ट्रासाउंड, इसको हाईफू बोलते हैं, HIFU, उससे हम उसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको हम टाइट कर सकते हैं जिल्द को। इसी तरह अगर किसी का थोड़ा बहुत फैट भी है जिल्द के नीचे और हम एक ही ट्रीटमेंट चाहते हैं कि दोनों ट्रीटमेंट एक ही उससे हो जाएं, तो काफ़ी दफ़ा हम इसको हाईफू को रेकमेंड करते हैं, ताकि वहाँ से एक तो थोड़ा सा फैट डिजॉल्व हो जाए। अगर किसी की डबल चिन है और हम समझते हैं कि डबल चिन के साथ साथ थोड़ी सी लूज स्किन भी है, तो फैट भी है और थोड़ा सा लूज स्किन भी है, या किसी की जावुल है और हमें लगता है यहाँ पे फैट भी और थोड़ी सी लूज स्किन भी है, तो हम काफ़ी दफ़ा हाईफू को इस्तेमाल करते हैं उसके लिए, ताकि फैट भी डिजॉल्व हो जाए और स्किन भी थोड़ी सी टाइट हो जाए। ठीक है। और अगर फ़र्ज करें उससे फैट तो डिजॉल्व हो गया लेकिन स्किन टाइट फ़र्ज करें अगर हाईफू से नहीं हुई, तो हाईफू को दोबारा रिपीट 2-3 महीने के बाद किया जा सकता है। सही। इसी तरह अगर वहाँ पे फ़र्ज करें आपने हाईफू किया या आपने फैट डिजॉल्विंग इंजेक्शन लगाया और स्किन का जो फैट है वो तो डिजॉल्व हो गया, अब वहाँ पे फैट नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि स्किन थोड़ी सी टाइट होनी चाहिए, तो फिर और बहुत सी ट्रीटमेंट हैं जिसमें हम थ्रेड लिफ्ट कर सकते हैं, कि बहुत छोटा सा जो वही वाला थ्रेड, वही धागा जिससे कि हम स्टिचिंग करते हैं, उसी के एक ख़ास किस्म के थ्रेड्स आते हैं जिसके साइडों पे छोटी छोटी नोकें लगी होती हैं, समझ लें, तो उससे हम जिल्द के अंदर डाल के उसको खींच लेते हैं। वो कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती, सुन करके जिल्द के नीचे नीचे धागे को यानी थ्रेड को डाल देते हैं, इसको हम थ्रेड लिफ्ट बोलते हैं। तो वो आजकल बहुत ज़्यादा मकबूल हो गया है, चूँकि वो उसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती और आप जितनी चाहें स्किन को टाइट कर सकते हैं। यानी अगर आपको फ़र्ज करें आपको लगता है कि कम स्किन की टाइटनेस की ज़रूरत है तो हम 2 या 3 थ्रेड डाल देते हैं, अगर लगता है कि ज़्यादा टाइटनेस की ज़रूरत है तो उससे ज़्यादा थ्रेड डाले जा सकते हैं। जो थ्रेड लिफ्ट है ये तकरीबन 2 साल तक चलता है। अच्छा, ये 2 साल, उसके बाद आपको 2 साल उसको के बाद दोबारा रिपीट करवाना पड़ता है। जी ठीक है, यानी कि प्रोसीजर जो है वो हर स्किन के अलावा फैट्स पे भी डिपेंड करता है कि किसमें कितने फैट्स हैं और वो किस तरह कर रहे हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। और हाइफू के बारे में डॉक्टर अजीम जो है वो हमें अपडेट कर रहे थे। अच्छा डॉक्टर साहब, कितना कॉस्टली है? क्योंकि ट्रीटमेंट्स चले हम पूछ लेते हैं या करवाना चाह रहे होते हैं फैट डिजॉल्विंग के हवाले से, ये कितना कॉस्ट करते हैं? देखें, अगर आप इसको सर्जरी से कंपेयर करें तो बहुत कम इसलिए कॉस्ट करते हैं कि सर्जरी में ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा वो इन्वेसिव होती है। तो ये जो हैं ये रिलेटिवली उसकी निस्बत बहुत कम चार्जेस में भी हो सकते हैं। दूसरा ये है कि आपने क्वालिटी आपके कुछ जिस तरह थ्रेड्स हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें आपकी मुख्तलिफ क्वालिटीज़ अवेलेबल हैं। कुछ अमेरिका के बने हुए हैं, कोई यूरोप के बने हुए हैं, कुछ जो हैं चाइना के या कोरिया के बने हुए हैं। लेकिन मैं आमतौर पर रिकमेंड ये करता हूँ कि वो काम किया जाए जो कि दुनिया में, जिस तरह मैं अभी आपको बता रहा था कि 10-15 साल जिसको हो चुके हों या कम से कम 7-8 साल FDA ने अप्रूव किए हुए हो चुके हों और उनका हमें लॉन्ग टर्म डेटा अवेलेबल हो। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये जितनी आप अगर फ़र्ज़ करें, अक्सर लोग मुझे बताते हैं कि मैं बाहर गई थी, $200-300 की क्रीम ले आई थी, तो वो $200-300 या $500 की क्रीम जो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी ज़्यादती है, क्योंकि उतने में आपका कोई ना कोई और प्रोसीजर आराम से हो सकता है और वो जो कि आपके क्लिनिकली प्रूवन भी है, इफेक्टिव भी है और साइंटिफिक भी है। क्योंकि क्रीम्स जो हैं वो बारीक छोटी मोटी लाइनों को तो ठीक शायद कर लें, बहुत ही बारीक किस्म की झुर्रियाँ हो, लेकिन जो आपकी डीप रिंकल्स हैं, क्रीम पे जब तक डॉक्टर जो आपके डॉक्टर हैं वही आपको रिकमेंड ना करें, आप खाली, मेरे ख्याल से आपको क्रीम्स वगैरह या कोई भी ऑयलिंग जो है वो आपको इस्तेमाल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि हर कोई डॉक्टर तो होता नहीं है। तो आप जो अपनी स्किन पे एक चीज़ लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि वो कितने साइड इफेक्ट उसके हो सकते हैं। जी इस तरह लोग जो आपने देखा होगा जब आंखों के इर्द गिर्द जो झुर्रियाँ होती हैं, जो माथे के इर्द गिर्द होती हैं, काफ़ी दफा लोग डार्क सर्कल्स का बड़ा डार्क सर्कल्स का होता है। तो डार्क सर्कल जो है वो आमतौर पे लोग ये समझते हैं सिर्फ डार्क सर्कल्स हैं। अगर आप उनको करीब से देखें तो पता चलता है कि उनके एक आई बैग बना हुआ है जिसकी वजह से वो डार्क सर्कल लग रहा है और उसके नीचे एक ग्रूव बनी हुई है, थोड़ी सी एक लाइन बनी हुई है, एक छोटी सी गहरी लाइन बनी हुई है, उसमें हम फिलर्स कर सकते हैं। आजकल जो फिलर्स हैं वो वहाँ पे फिलर्स किए जा सकते हैं। और अगर कहीं पे किसी पे आपको लगे कि कहीं ज़्यादा फैट बल्कि निकल गया हुआ है चेहरे से, कुछ लोगों को तो फैट एक्यूमुलेट होता है जहाँ पे ज़्यादा हो गया फैट, और कुछ लोगों के विद द पैसेज ऑफ टाइम स्किन जो है वो अंदर दब जाती है, गड़े पड़ जाते हैं, ये लगता है कि फैट जो है कहीं पे कम है। जिस तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम जो ही हम जो ग्रो एज वी ग्रो ओल्डर, तो हमारे जो चीक बोन्स हैं वो पहले हाई होती हैं, वो वक्त के साथ साथ नीचे को चले जाती हैं, तो वहाँ पे हमें फ़ैट की ज़रूरत होती है। तो हम फ़ैट कहीं और से लेके जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से निकाल के दूसरी जगह डाल सकते हैं, लेकिन वो भी चूँकि थोड़ी सी सर्जरी इन्वॉल्व होती है, लोग बड़े डरते हैं, तो उसकी जगह जो है मैं वो खुद डरती हूँ। आई मीन इन चीज़ों का अगर कभी सोचो ना, लाइक मुझे अगर मसला है, लाइक मैंने अभी बात की डार्क सर्कल्स या बालों की, हम लोगों को डेली आयरन करना होता है, डेली ब्लो ड्राई करना होता है, तो लाइक हमारे बाल जो है वो कम हो जाते हैं और आपकी, मैं इसको कह लूँ, आपका सर नज़र आना शुरू हो जाता है, तो हमें ये मसला होता है। लेकिन मैं कभी कहूँ ना कि किसी ट्रीटमेंट की तरफ सोचूं भी, तो मैं कहती हूँ अवॉइड करूँ तो नहीं, हर चीज़ की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह मैंने बताया कि अगर आपने फिलर्स करवाना है तो उसके लिए तो ट्रीटमेंट ही होगी। अगर कहीं चीक बोन नीचे चली गई उसके लिए तो फिलिंग, आजकल इंजेक्शन आते हैं और वो फिलर्स होते हैं, हाइलोरॉनिक एसिड और इस तरह की दूसरी चीज़ें जो कि वहाँ पे तकरीबन साल तक चलती हैं और उसके बाद फिर वापस आ जाती हैं। ये वही चीज़ें जो आपकी बॉडी खुद भी बनाती है, तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, 20-30 साल से यूज़ हो रहे हैं। इसी तरह बोटॉक्स जो है वो 20 साल से तकरीबन 30 साल से यूज़ हो रहा है, क्योंकि वो आपकी झुर्रियाँ जो माथे की हैं और जो आंखों के इर्द गिर्द हैं वो ठीक कर देता है। लेकिन जो जैसे आपने बालों का जिक्र किया, तो उसके लिए कोई ट्रीटमेंट की ऐसा ज़रूरत नहीं होती शुरू में। आप PRP करवा सकते हैं, जिसको प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बोलते हैं, लेकिन वो हर एक के लिए ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आपकी बगैर, चूँकि ये एक बीमारी है, बालों का गिरना या बालों का ज़्यादा चेहरे पे उगाना, ये एक बीमारी है। तो उसके लिए देखना ये होता है कि एक अच्छा डॉक्टर जो है वो पहले आपको चेक करेगा कि आपको किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, कोई चीज़ की ज़्यादती या कमी होने की। जिस तरह थायराइड, अगर आपका हार्मोन जो है थायराइड ग्लैंड जो वो अगर ज़्यादा काम कर रहा हो तब भी आपके बाल गिरा सकता है, अगर कम काम कर रहा हो तब भी बाल गिरा सकता है। इसी तरह आयरन की, विटामिन D, विटामिन B12, इस तरह बहुत सारी और चीज़ें हैं जो कि आप टेस्ट से, और इस तरह हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ है, उससे आपके बाल गिर सकते हैं। तो वो एक बालों के चंद टेस्ट करवा के एग्जैक्टली हमें बहुत हद तक ये पता चल सकता है कि क्या बालों के गिरने की वजह क्या है, और जो वजह जब पता चल जाए तो वो दवाइयों से ठीक की जा सकती है। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि बहुत सारी लंबी चौड़ी ट्रीटमेंट्स या एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स किए जाएँ, चंद 100 रुपये से वो बाल ठीक हो सकते हैं, खास तौर पे ख़वातीन में। ख़वातीन में तो ये बहुत ज़्यादा इशू है मेरे ख्याल से, बाल गिरने का या स्किन टाइटनिंग का। अब स्किन टाइटनिंग की मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि आपने कहा कि वो फिलर्स लगवाने पड़ते हैं।
सिर्फ बड़ी एज की ख़वातीन ही नहीं का मसला ये, अब टीन्स का भी ये मसला पड़ रहा है। उनकी स्किन जो है वो झलकना शुरू हो जाती है। वो शायद डाइट की वजह से होती है। डाइटिंग का रुझान बहुत ज़्यादा है, आप खाना पीना छोड़ देते हैं। हालांकि हमेशा मुझे लगता है कि डॉक्टर ये आपको रिकमेंड करता है कि आपने अपनी डाइट को बहुत अच्छा रखना है, लेकिन उसके बावजूद आप डाइटिंग की तरफ जाते हो तो उसका सबसे जो खौफनाक इफेक्ट जो है वो सबसे पहले आपका स्किन पे ही पड़ता है। तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि डाइटिंग को प्लीज़ इसलिए मत छोड़ें कि आपकी स्किन ढलक जाएगी। अच्छा। क्योंकि अगर स्किन ढलक जाएगी उसके हमारे पास बहुत सारे इलाज मौजूद हैं। असल बात ये है, डाइटिंग कर सकते हैं। डाइटिंग बिल्कुल करें। देखें, मैंने ज़्यादा खा के लोगों को परेशानी में मुब्तला होते देखा है, कम खा के बहुत कम लोग हैं जो परेशानी में मुब्तला हों। क्योंकि ओवरऑल जो है, ख़ास तौर पे जब से की वजह बनता है जी, तो हमारे यहाँ जितने आजकल जो फास्ट फूड्स आ गए और चलने फिरने का रुझान कम हो गया, और ये छोटे से बर्गर में या छोटी सी पिज़्ज़ा में बहुत ज़्यादा कैलोरीज कंडेंस्ड हैं, जिसकी वजह से वो जो चीज़ें हैं अगर आपकी 4 रोटियों में आती थी, वो एक मुमकिन है कि आधे बर्गर में उससे भी ज़्यादा आप कैलोरीज ले लें। तो उन पेशेंट्स के लिए मैं ये कहूँगा कि वो अपना डाइटिंग ज़रूर करें। लेकिन काफ़ी दफ़ा हमारे पास भी पेशेंट्स आते हैं जो कि डरते हैं कि जो ही मैं डाइटिंग करूंगी मेरी स्किन ढलक जाती है, और वो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो या तो वापस खुद से आ जाएगी या उसको हम बहुत सारी चीज़ों से फिक्स कर सकते हैं। जिस तरह मैंने कहा, थ्रेड लिफ्ट हो सकता है, हाइफू हो सकता है। और अगर आप फर्ज करें आपने डाइटिंग की और आपको लगे कि बाकी तो सारे जिस्म से फैट चला गया लेकिन मेरी डबल चिन नहीं जा रही है, मेरा कोई लोकलाइज्ड फैट डिपॉजिट है वो नहीं जा रहा, तो उसमें हम ये फैट डिजॉल्विंग इंजेक्शन लगा सकते हैं या उसको हाइफू कर सकते हैं, या वहाँ पे माइक्रो लाइपोसक्शन कर सकते हैं कि उसने से एरिया को सुन करके और उसको हमें बेहोश करने की कतई जरूरत नहीं होती, लेकिन काफ़ी दफ़ा हम नींद की दवाई दे देते हैं ताकि पेशेंट सो जाए थोड़ी देर के लिए, तो वहाँ से हम फैट को सक कर सकते हैं, जिसको लाइपोसक्शन बोलते हैं। सही। लोगों का ख्याल है कि लाइपोसक्शन कोई बहुत बड़ा प्रोसीजर है। अल्हम्दुलिल्लाह वो 1-1.5 घंटे में हम काफ़ी सारा फैट निकाल सकते हैं, और वो जिल्द जो है वो वापस वहीं पे जाके आहिस्ता आहिस्ता जुड़ जाती है जहाँ से वो आई थी। जिस तरह प्रेगनेंसी के बाद वापस जिल्द चली जाती है, तो अल्लाह ने जिल्द में एक ख़ास ये खसूसियत रखी है कि इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेच है और कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, तो कॉन्ट्रैक्ट होकर वापस स्किन वहीं पे चले जाती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर अजीम साहब, मुझे बताएगा, जो फेशियल हम करवाते हैं, अब लेज़र फेशियल जो है वो बहुत इन हुआ है, तो वो करवाना चाहिए? वो अच्छा होता है? क्या उसके बारे में जो कहा जाता है कि स्किन आपकी बिल्कुल ठीक रहती है, स्किन टाइटनेस जो है उसे बढ़ जाती है, ये बात सही है? देखें, फेशियल की मुख्तलिफ किस्में हैं। अब फेशियल जो है वो बहुत सारे केमिकल से भी किया जा सकता है, लेज़र से भी किया जा सकता है, माइक्रोडर्माब्रेजन भी फेशियल की एक किस्म है, हाइड्रा फेशियल भी एक फेशियल की किस्म है। तो ये डॉक्टर को देख के ये बताएगा आपको, जो अच्छा डॉक्टर है, कि आपको किस फेशियल की ज़रूरत है। अगर किसी के चेहरे पे बहुत सारे लाल धब्बे छोटे मोटे पड़े हुए हैं जो कि अनइवन टोन है, उसके लिए और फेशियल है। अगर किसी के सिर्फ फ्रैकल्स पड़े हुए हैं उसके लिए रिलेटिवली डिफरेंट फेशियल है। लेकिन ये जो फेशियल किया जाता है, और अगर काफ़ी दफ़ा हम जिसको हम लेज़र फेशियल जो आप बोल रहे हैं, इसको हम माइक्रो लेज़र पील बोलते हैं, काफ़ी दफ़ा वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अच्छा। और उसके लिए लेकिन आपको 1 से 2 दिन दरकार हो सकते हैं कि आपको उसकी रिकूपरेशन के लिए, क्योंकि ऊपर से हल्की सी जिल्द उतर जाती है। लेकिन अगर आप बहुत ही हल्का वाला फेशियल करवाना चाहते हैं, जो कि जिसको बहुत ही लाइट फेशियल, जिस तरह माइक्रोडर्माब्रेजन है, तो वो करवाने के फ़ौरन बाद आप अपने जिस तरह प्रोग्राम पे आ सकते हैं। आप कहीं आपने कोई मीटिंग अटेंड करनी हो, इसके लिए उसको काफ़ी दफ़ा लंच आवर पील बोलते हैं। अच्छा। कि आप लंच के लिए गए और आप करवा के वापस आ गए, तो उसके लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और फेशियल जो है अगर डॉक्टर कोई करेगा तो वो मेडिकल फेशियल होंगे, तो वो ज़्यादा डेफिनेटली साइंटिफिकली अप्रूव्ड होंगे, और वो हम आपकी जिल्द के मुताबिक बता सकते हैं कि आपको किस फेशियल की ज़रूरत है। अगर किसी को एक्नी है तो उसके लिए डिफरेंट फेशियल होगा, अगर किसी को फ्रैकल्स हैं उसके लिए डिफरेंट फेशियल होगा, अगर किसी की जिल्द बहुत अरसे कोई उसका ख्याल नहीं रखा गया और अनइवन टोन है, धब्बे पड़े में, कहीं ज़्यादा डार्क है कहीं कम डार्क है, तो उसके लिए और फेशियल होगा। सही है। ये तो फेशियल की मालूमात थी, और आज डॉक्टर अजीम से हमने जितनी भी स्किन के हवाले से मालूमात ली हैं वो यकीनन आप सबके लिए भी बहुत ज़्यादा यकीनी तौर पर इफेक्टिव होंगी, और आप लोग समझ चुके होंगे। डाइटिंग जो है, जो लोग कह रहे थे कि नहीं करनी है, डाइटिंग भी डॉक्टर सर कह रहे हैं कि लाजमी करें। डॉक्टर अजीम साहब, आने वाले प्रोग्राम्स में आपको दोबारा से हम जहमत देंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।